दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान है। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी उत्तर सहित है। और दोस्तों स्पेशल चीज़ ये है हमारे वीडियो में कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी बना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आया तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। ठीक है, तो इतना मैं श्योर कह सकता हूँ कि 3 से 4 नंबर आपके एक वीडियो मेरा दे के जाएगा, गारंटीड। ठीक है, तो दोस्तों ये साइंस का हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले मैं सोशल साइंस के 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट करें और सोशल साइंस के चारों वीडियो देखें। मैं उसमें कुल 20 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये साइंस की सीरीज़ है, इसमें मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ऐसे करते करते दोस्तों 4 4 वीडियो करके मैं आगे आपकी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा मैथ्स का। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके कवर करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जांपल्स। तो दोस्तों चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूँ कह सकते हैं बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। पहले हिंदी में देख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें, है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ना, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शेपी, शेपी का मतलब होता है निकलना यानी उत्सर्जन होना। तो शेपी से आप याद रखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे रिक्त स्थान कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। है ना, मैचअप में भी पूछा जा सकता है ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। तो देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the product is called an exothermic reaction। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया दोस्तों। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल याद नहीं करते हैं, लेकिन आप 2025 का पेपर देखिएगा, उसमें फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर के टोटल इक्वेशन ही इक्वेशन पूछी है आपसे। टोटल 5 नंबर की इक्वेशन आप एनालाइज कीजिएगा। तो इक्वेशन से आपको डरना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, आंसर याद करके चले जाते हैं लेकिन इक्वेशन पर फोकस नहीं करते। और बोर्ड क्या करता है कि हर चीज़ पे ट्रैकिंग करता है हर साल, कि बच्चे अगर इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं तो अगले साल आपने को इक्वेशन ही देना है। ठीक है, आप जिस चीज़ को स्किप करोगे बोर्ड उसी चीज़ पे मेन फोकस रखेगा अपना। तो देखिए ये है CaO दोस्तों। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाता है ना, यानी बिना बुझा चूना, इसका सूत्र लिखिए तो ये हो जाएगा आपका बिना बुझा चूना। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब हम दिवाली पे कलर करते हैं, चूना छत पे जब चूना करते हैं तो उसमें जब हम पानी मिलाते हैं, है ना, तो बबल्स के साथ हीट यानी ऊष्मा निकलती है, धुआं भी निकलता है उसमें से, है ना। तो यही अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकल रही है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और बनेगा क्या दोस्तों? CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये जो सूत्र है ये आपका है बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला पूछा जाए तो दोस्तों ये वाला रहेगा आपका। और अगर क्विक लाइम पूछा जाता है दोस्तों तो CaO आपका क्विक लाइम हो जाएगा, यानी ये बिना बुझा चूना और ये बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी भी इसी को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, इसी का हम देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी जैसे कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ना, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उसमें रिलीज था, इसमें एब्जॉर्ब्ड आएगा, इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जहां पे ऊष्मा दी जाती है, मतलब ऊष्मा निकलेगी नहीं, ऊष्मा खींची जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाय बना रहे हैं तो दूध, पानी, शक्कर वगैरह सारा कुछ हमने डाल दिया, तो उसको हीट करना जरूरी है। जब तक वो बॉईल नहीं होगा तब तक आपकी चाय रेडी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको हीट देनी पड़ रही, उसको गर्म करना पड़ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं CaCO3 दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से याद रखिएगा। ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है जिसे हम मार्बल या संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये नेचर में बहुत बार पूछा जाता है। CaO मैं बता ही चुका हूँ, बताइए क्या है। ये है बिना बुझा चूना। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा दी जा रही है ना, ये रिएक्शन चल रही है और इसमें हीट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है ना, टूट रहा है। और दोस्तों ये रिएक्शन कौन सी बताइए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3 नंबर में आपसे 3 रिएक्शन पूछी जाएगी फर्स्ट चैप्टर से। तो अगर आपको बता दें कि ये रिएक्शन दे दी और ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप कौन सी रिएक्शन लिखेंगे दोस्तों। एक तो एंडोथर्मिक है, प्लस यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट जो है ना, एक सिंगल जो एलिमेंट है, सॉरी एक सिंगल कंपाउंड जो है वो 2 भागों में टूट रहा है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी सीरीज में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है ना, और उनके दो यूजेस भी लिखना है, यानी उपयोग भी लिखना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर एंड लिस्ट 2 यूजेस ऑफ ईच। ठीक है, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीओपी, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीओपी किसको कहते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कहा जाता है, जो कि हमारे मकानों में करी जाती है ना, छतों पर सजावट के लिए। तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है दोस्तों आधा, यानी 1/2। ठीक है, और ये इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र देख सकते हैं दोस्तों आप, CaSO4। ये जो है ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, 1/2 का मतलब हो गया हेमी, और H2O को बोलते हैं दोस्तों हाइड्रेट। जल जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रेट, याद रखिएगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद इसके उपयोग देख लेते हैं दोस्तों। इसका उपयोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मूर्तियां बनाने में आपने देखा ही होगा, पीओपी की कुछ मूर्तियां बनी हुई आती है ना, तो मिट्टी की होती है ना। जैसे गणेश जी की मूर्ति बनती है, या नवरात्रि में जो हम मूर्तियां वगैरह लाते हैं वो सारी पीओपी की बनी होती है। फिर खिलौने बनाने में, है ना, जैसे कुछ जानवरों के खिलौने बनते हैं मूर्ति के रूप में, वो सारे पीओपी के बने होते हैं। फिर मकानों की सजावट में हम पीओपी का यूज़ करते हैं। और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में जो है दोस्तों पीओपी का यूज़ किया जाता है। मतलब प्लास्टर जो चढ़ता है, प्लास्टर चढ़ाते हैं ना हड्डी टूटने पर, तो वो पीओपी का ही बनता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों पीओपी का यूज़ किया जाता है। ओके, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों मैचअप में, याद रखिएगा। तो ये था हमारा पीओपी के यूजेस, फॉर्मूले और केमिकल नेम। अब हम ब्लीचिंग पाउडर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका रासायनिक नाम देखते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्लोराइड है दोस्तों, है ना, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, क्लोराइड पढ़े आप इसको। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOCl2। ये कैल्शियम, ये ऑक्सी और ये क्लोराइड दोस्तों। ठीक है, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। पानी को कीटाणु रहित करना, मतलब पानी में जो कीटाणु उपस्थित होते हैं, जम्स होते हैं, उनको मारने के लिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए, इसके लिए भी ब्लीच का यूज़ किया जाता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का। फिर कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। और कागज़ और कपड़ा उद्योग में, मतलब इनको कलर करने के लिए भी दोस्तों कई का ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इनके आंसर दोस्तों। थोड़ा आप दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, और स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे दोस्तों आप साथ साथ, या फिर वीडियो को पॉज करके आंसर नोट करते रहें, तो आपको कहीं पे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। पीओपी का केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला जैसा कि आप देख चुके हैं पहले भी, CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं दोस्तों। इन मेकिंग स्कल्पचर, इन मेकिंग टॉयज, इन हाउस डेकोरेशन, इन जॉइनिंग ब्रेकन बोन्स। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। क्लीनिंग स्विमिंग पूल्स, है ना, स्विमिंग पूल को क्लीन करने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़े तो रिमूविंग स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स, है ना, क्लोथ से स्टेन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इन द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है मिरर, है ना, इनके उपयोग लिखना है दोस्तों। तो दो उपयोग आपसे बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, तो याद से आप ये क्वेश्चन जरूर रेडी कर ले दोस्तों। तो देख सकते हैं, राइट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण जो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये इस तरह का दर्पण होता है, और इस तरफ आपकी पॉलिश की हुई रहती है। तो इस तरफ आपको फेस दिखता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है इस तरफ। ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। अब उत्तल दर्पण का यूज़ क्या है, वाहनों के पश्च दर्पण में, क्योंकि वाहन जो होते हैं उसके साइड व्यू के लिए जो मिरर होते हैं ना,
पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण होते हैं उन्हीं को अपन पश्च दर्पण कहते हैं दोस्तों। तो वाहनों के पश्च दर्पण में दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वाहनों के पश्च दर्पण में किसका यूज होता है, तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका। फिर क्वेश्चन अगर बनता है कि पश्च दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वो इसलिए किया जाता है दोस्तों कि उत्तल दर्पण जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है ना, इसलिए वाहनों के पश्च दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अलग से नहीं लिखा है, इसी में आपको समझा दिया, तो आप कर ले रेडी। फिर स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ किया जाता है। फिर सुरक्षा दर्पण के रूप में भी उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, इनके इंग्लिश में देख लेते हैं। इन व्हीकल रिव्यूज मिरर, है ना, ये साइड व्यू, साइड मिरर व्यू भी आप लिख सकते हैं। इन स्ट्रीट लाइट्स एज ए सेफ्टी मिरर, है ना, इसका यूज़ किया जाता है। फिर अवतल दर्पण देख लेते हैं। अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का यूज़ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी इमेज बनाता है, ये जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और बड़े प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं तो एक एक बाल आपको क्लियर दिखना चाहिए कि कौन सा कटा कौन सा नहीं कटा। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है ना, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, तो आप अच्छे से रेडी कर लें। फिर नाक कान के डॉक्टर द्वारा, है ना, ENT, नाक कान और गले का जो डॉक्टर होता है दोस्तों, वो आपने देखा होगा एक स्टिक होती है, उस पर एक मिरर लगा हुआ होता है, उसके थ्रू आपके नाक और कान की जांच करता है, तो वो भी अवतल दर्पण का यूज़ करता है। फिर आता है वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों की जो हेडलाइट होती है, आगे जो लाइट लगी होती है दोस्तों, बल्ब के पीछे जो डूम होता है एक, है ना, सिल्वर कलर का, वो एक्चुअली अवतल दर्पण ही होता है जो वाहन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। देख लीजिए, इन शेविंग बाय ENT डॉक्टर, है ना, ईयर नोस एंड थ्रोट, तो नाक कान और गले का डॉक्टर हो गया। इन व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल के हेडलाइट्स में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारी इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है दोस्तों। वाट आर एलोइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका या तो क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर में, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कम से कम मिनिमम 1 नंबर तो आप मान लीजिए कि टॉपिक आएगा ही आएगा। तो एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, इसको उदाहरण से सही समझाना भी है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक अधातु। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक धातुएं मिलती है, या फिर एक धातु और एक अधातु ये भी मिल सकती है। इनका समांगी मिश्रण होता है ना, इनका समांगी मिश्रण मिलकर क्या बनाता है, मिश्र धातु बनाता है, जिसे पिघली हुई अवस्था में मिलाकर तैयार किया जाता है। मतलब या तो दो या तीन धातुओं को मिला दिया जाता है पिघाल के, या फिर एक धातु और एक अधातु को पिघाल के मिला लिया जाता है। उसका मिश्रण जो है वो मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, मिश्र धातु का उद्देश्य क्या होता है, तो मिश्र धातु का उद्देश्य होता है शुद्ध धातु की तुलना में अधिक मजबूती, जंग प्रतिरोधकता प्राप्त करना होता है। जैसे मान लीजिए आप लोहे के बर्तन का यूज़ करते हैं तो उन पर जंग लग जाएगा, तो लोहे में हम निकिल और क्रोमियम मेटल मिला देंगे तो उससे क्या होगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। अब आप उसको उसमें कितना ही खाना पकाएं, कितना ही पानी का यूज़ करें, उसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जंग प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके उपयोग, इसके यूजेस देख लेते हैं, सॉरी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। एक होता है पीतल, पीतल मिश्र धातु दोस्तों, तांबे और जस्ते को जब हम मिलाते हैं तो जाके आपका पीतल बनता है। ठीक, फिर आता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकिल, इन तीनों के मिलने पे स्टेनलेस स्टील बनता है। फिर आता है दोस्तों कांसा, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, है ना, कांस्य पदक होता है ना, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है वही। तो वो कई का बना होता है दोस्तों, तांबा प्लस टीन का बना होता है। तांबा और टीन मेटल को जब जोड़ देते हैं तो कांसा बन जाता है ना, ब्रॉन्ज बन जाता है। फिर टाका या फिर सोल्डर, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो तार जोड़ने के लिए एक सोल्डर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सोल्डर, है ना, तो वो कई का बना होता है, ये लेड और टीन, इसका एक तार बना होता है, उसको पिघाल के उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं, एन एलॉयज इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड अ नॉन मेटल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग देम इन अ मेल्टन स्टेट, है ना, उनको मेल्ट करके फिर इनको प्रिपेयर किया जाता है। द पर्पस इज टू ऑब्टेन ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड corrosion रेजिस्टेंस कंपेयर टू द प्योर मेटल। प्योर मेटल से कंपेयर करो तो उसमें रेजिस्टेंस, जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं, वही एग्जांपल है, खाली इंग्लिश में है। ब्रास यानी पीतल, कॉपर प्लस जिंक, है ना, जिंक और जस्ता एक ही है दोस्तों। फिर आता है स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। फिर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का ऐसे बनेगा कॉपर प्लस टीन से, जैसा कि हिंदी मीडियम में भी बताया था। ठीक है, फिर आता है सोल्डर, तो सोल्डर का ऐसे बनेगा दोस्तों, लेड प्लस टीन, इनसे मिलकर बनेगा सोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का दोस्तों।
और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपने याद भी कर रखा होगा कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए, यानी राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। दोस्तों बहुत ही सिंपल एसिड और बेस के मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको। चलिए बिना देर के देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरफ दोस्तों आपका अम्ल लिखा हुआ है, ये सारे अम्ल के हैं और ये सारे इधर आपके क्षार के पॉइंट्स हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, अगर उनका स्वाद ले चखे तो खट्टे लगेंगे, लेकिन क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। फिर ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दोस्तों अम्ल का अगर आपको टेस्ट करना हो तो नींबू का रस आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना, लेमन जूस। वो खट्टा होता है तो उसमें वो एसिड है, उसमें एसिड होता है, ठीक। इसके बाद क्षार को अगर आप टेस्ट करना चाहें तो आप साबुन को टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, उसमें बेस होता है यानी क्षार होता है, तो उसका टेस्ट कड़वा आएगा आपको, ठीक। फिर अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि रिक्त स्थान जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, या अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को ब्लैंक कर देते हैं, तो लाल कर देते हैं। फिर क्षार क्या करते हैं दोस्तों, इसका उल्टा सेम, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला, ये नीले को लाल करते हैं और ये लाल को वापस नीला कर देते हैं, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये जल में विलय होकर H प्लस आयन देते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं दोस्तों। और ये जो है क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। जल में अगर इनको मिलाते हैं दोस्तों तो ये H प्लस आयन देता है और ये OH माइनस आयन देता है। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं और इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। अम्ल जो है क्या करते हैं, क्षारक को न्यूट्रल कर देते हैं यानी उदासीन कर देते हैं, और ये जो है अम्ल को उदासीन कर देते हैं। मतलब क्षार जो है वो अम्ल को उदासीन कर देता है और अम्ल जो है वो क्षार को उदासीन कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए दोस्तों, ये कार्बोनेटों से क्रिया करके CO2 गैस देते हैं, है ना। अम्ल जो है ये क्या करते हैं, कार्बोनेटों से क्रिया करते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं दोस्तों, CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही क्षार क्या करते हैं, कार्बोनेटों से क्रिया करके CO2 गैस नहीं देते, ये इनमें डिफरेंस है, ये CO2 गैस देते हैं और ये CO2 गैस नहीं देते, ठीक। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो यह है देखिए एसिड के पॉइंट्स, थोड़ा सा स्पेस का लफड़ा था तो मैंने सारा अलग अलग पॉइंट्स लिख दिए। तो एसिड्स टेस्ट सोर, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। दे प्रोड्यूस H प्लस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे चलें, फोर्थ पॉइंट। तो देखिए दे न्यूट्रलाइज बेस, ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू रिलीज CO2 गैस, है ना, ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज कर देते हैं, ठीक। ये हो गए हमारे पांचों पॉइंट एसिड के। अब हम चलते हैं बेस की तरफ दोस्तों, है ना। तो बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस जो है वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। दे प्रोड्यूस OH माइनस आयंस, बताया था मैंने, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और लास्ट के दो पॉइंट देख लेते हैं। दे न्यूट्रलाइज एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और लास्ट है दे डू नॉट प्रोड्यूस CO2, ये CO2 प्रोड्यूस नहीं करते, रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स, मतलब कार्बोनेट से रिएक्ट करके ये CO2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि ऐसे कोई भी एजुकेशनल वीडियो मैं डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों मेरे चैनल पे मैं ऐसे वीडियो डालूंगा कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मतलब अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम आप वो भी पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नंबर लाने से रोक सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पहला वीडियो था, जल्दी मिलते हैं साइंस के दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।